નમસ્કાર, જય હિન્દ. તો મિત્રો, આજે આપણે गई बात करी थी, कल तक के एपिसोड में हमने मेजर जितनी भी बातें करी वो 5 पॉइंट के अंदर आ गई है, राइट? अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग एंड द्वेष। तो पांचों चीजों पर हमने फैलाव में भी बात की और पिछले 2 एपिसोड में हमने कैटेगरिकली बात की। हमारे अंदर ये एक स्पष्टता हो जाए कि हम शरीर से अलग कोई वास्तविकता है। देखिए, मैं ये जो कह रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं बोल रहा हूं, कोई मुझे पीछे से कोई तीक्ष्ण चीज चुभाएगा तो मैं चिल्ला के कूदूंगा, क्योंकि शरीर के अंदर पीड़ा होने के सिग्नल मुझे मिलते हैं और ये शरीर बना रहे इसके लिए पूरी डिजाइन है रिस्पॉन्स बैक की। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, राइट? पर उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये चुभाया है उसके प्रति द्वेष ना हो, उसको ये कहा जाए कि प्रेक्षा, ऐसा करने में तुम्हें क्या फायदा है, काहे को तुम मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा रही हो। तब जाके मेरा ध्यान शरीर से अलग कोई मैं वास्तविकता हूं इसके ऊपर सटिक गया है, ऐसा कह सकते हैं। और ये यात्रा है, इसी को ही साधना कहते हैं। और साधना कुछ नहीं है, जो सच्चाई है उसके पर ध्यान निरंतर बना रहे। अभी छूटक छूटक तो बना रहता है। ओके, तो अब आप तैयार है फाइनल सेशन के लिए? और क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेशन या अल्टीमेट सेशन या जो भी कहते हो। तो 3 प्रकार के स्ट्रेटेजीज है। हालांकि कोई भी स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा उसमें बाकी के 2 तो आ ही जाएंगे, जैसे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेटेजी है। पर हम सब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ और स्वयं की 3 फैकल्टी भी जुड़ी हुई है। याद कीजिए चाय वाला उदाहरण। मुझे चाय पिलाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? तो चाय पिलाने की इच्छा चाहिए, चाय पिलाने की स्किल चाहिए, और चाय मुझे कैसी पसंद है उसका नॉलेज चाहिए। ये 3 आपके अंदर है और ये तीनों के 3 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए फिजिकल स्ट्रेटेजी देखेंगे तो साथ साथ इमोशनल और मेंटल का इंटर कनेक्शन तो आएगा ही। पर कैटेगरिकली आज मैं जो आपको कहने वाला हूं ये सीधे सीधे पॉइंट्स है कि बस ऐसा करना है। हाँ, तभी कर सकोगे। पिछले सभी सेशन के अंदर से समझदारी वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं एन केन प्रकार आपको मैं बता तो चुका ही हूं। अब केवल सिस्टमेटिक स्वरूप से कहने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं फिजिकल स्ट्रेटेजी। तो 4 डायमेंशन है फिजिकल स्ट्रेटेजी के: आहार, विहार, आराम और व्यायाम। देखिए, मैंने प्रास मिला दिया है, आहार विहार। तो जो खाना खा रहे हैं वो आहार है। उसमें क्या ध्यान रखेंगे? हम न्यूट्रिशियस चीजें खाएंगे। आउट ऑफ न्यूट्रिशन या जंक फूड खाने से हमारे शरीर के लेवल पर तो स्ट्रेस होता ही होता है, मानसिक लेवल पर भी होता है। कैसे? मजाक मस्ती में थोड़ा ज्यादा खा लिया और फिर कोई इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें तो फंगस लगी थी। अब मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस दोनों शुरू हो जाएंगे साथ साथ। तो ये सब स्ट्रेस ही है। तो न्यूट्रिशियस खाएंगे। मैं सीधा सुझाव देता हूं, प्रकृति की अद्भुत डिजाइन है। हमारा शरीर जरूरत के अनुरूप शुगर बना लेता है। हमें क्रिस्टल शुगर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बहुत सारे संशोधन से मालूम पड़ चुका है। उनको क्रिस्टल शुगर बहुत खानी पड़ती है जिनको बहुत श्रम है, क्योंकि वो खाते हैं और उसको यूज कर डालते हैं। हमारे जैसे लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, गुजराती में बैठाड़ू जिंदगी, उनको इतनी शुगर नहीं चाहिए। जब आप ज्यादा शुगर लेते हो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर इसका बोझ पड़ता है। शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन बनाने वाले लैंगरहैंस का सेल मास नया बना नहीं सकते, वो एक ही बार मिलता है और इसी को पूरी जिंदगी चलाना होता है। तो उसको ओवर यूज कर लेने से इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो गया तो डायबिटीज, राइट? तो स्ट्रेस के चलते ये है, पर न्यूट्रिशन के चलते स्ट्रेस ना हो। तो मैं तो केवल 2 ही चीज कहूंगा, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर। तो मानता हूं आहार समझ में आ रहा है सबको। फिर दूसरा कंपोनेंट है विहार। अब आहार का एक भाग विहार में आ जाता है, उसको मैं कहता हूं नारकोटिक्स, ड्रग्स, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस, टोबैकोस। लोग विहार के साथ इसको क्यों जोड़ते हैं? दोस्त मिलते हैं तो चलो सिगरेट पीते हैं, इसलिए मैंने विहार के साथ जोड़ा। एक्चुअली विहार इसको लाइफस्टाइल।
आहार का काम शरीर का पोषण, विहार का काम शरीर का रक्षण। तो ऐसी लाइफस्टाइल जो शरीर की रक्षा ना करे उसका क्या मतलब। तो ये सभी लाइफस्टाइल में खान पान, घूमना, पिक्चर देखना, लेट रात तक टीवी देखना, बोगस सीरियल्स देखना, राइट, बेवजह कहीं भी चले जाना, पिकनिक प्लेसेस भी ऐसे पसंद करना जिससे गलती होती हो, जैसे फुटपाथ पर बैठ के लोचो खाना। तो आपको समझ में आ गया होगा विहार, ऐसे विहार से भी स्ट्रेस बढ़ता है। अब विहार में आप इतना देख लीजिए कौन से प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कौन से प्रोग्राम में काम करते हैं, कौन सी हॉबी रखते हैं, क्योंकि ये सब आपके स्ट्रेस रिलीज कर सकती है। जैसे सर्वज्वर हर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये विहार है लेकिन बेनिफिशियल है। कोई श्रमिकों की मदद कर रहे हैं, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, राइट, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ चैरिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, दीज आर ऑल गुड प्रोजेक्ट्स, ये गुड प्रोग्राम्स है। हॉबीज, कई लोगों को गाना सुनने की हॉबी होती है, सुनिए अच्छा म्यूजिक सुनिए, गुड हॉबी। कई लोगों को खेलने की हॉबी है, ये भी अच्छी बात है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। आप कैसे परिवार के अंदर पेश आते हो, तो ये भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। मेरे घर की लाइफस्टाइल, भोजन के समय नो मोबाइल कम्युनिकेशन, साथ में बैठ के भोजन करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, राइट, देर से भोजन नहीं करेंगे, जो है जो घर पे मेहमान आए तो ट्रांसपेरेंटली पेश आएंगे कि भाई ऐसा हम खाना बनाने वाले हैं तो क्या आप ये पसंद करेंगे, ऐसा भी सोच रखा है कि आपका हमें ये खाना खिलाए तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे विंटर में कोई आता है तो कहते हैं कि बाजरा की रोटी या भाखरी, क्या पसंद करोगे। तो दिस इज द नॉर्मल कन्वर्जेशन, राइट। तो क्या होता है, खाना खिलाने का मजा, खाने वाले को भी मजा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉल इनटू लाइफस्टाइल, आपके हॉबीज, दोस्त। फिर आता है आराम और व्यायाम। आराम क्या है, खुद के तक पहुंचने का माध्यम। तो मेडिटेशन एक आराम है, बाग में बैठना, पंछियों को देखना आराम है, लेटे लेटे व्हाट्सएप में सभी को मैसेज का जवाब देना आराम हो सकता है अगर आप परम स्वस्थता के साथ हो, मन परम शांत है, तब हो सकता है, अदरवाइज यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। देन ऐसा ही अनुप्रास, व्यायाम। तो अपने खुद के तक पहुंचने के लिए आराम, और जो शरीर है उसको बनाए रखने के लिए व्यायाम। तो बैर मिनिमम व्यायाम तो है चलना, बैर मिनिमम व्यायाम है चलना। अब आप इतना समझ लीजिए, इस शरीर की रचना जंगल में हुई, पहले एपिसोड में बताया था, डिजाइन जंगल की, लिविंग स्टाइल शहर की। तो दौड़ना, भागना, कूदना, पेड़ पे चढ़ना, ये सब हम करते हमारे शरीर को चलाते थे। जैसे जैसे विकसित होते गए हम ये सब श्रम छोड़ते गए, हमें चबाना भी ना पड़े, इतना सॉफ्ट भोजन बनाते हैं, अब उसी को खाते हैं, तो श्रम रहा ही नहीं। तो श्रम के फिर से एस्टैब्लिश करने का नाम है जिम या एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है। इसलिए जब ये अजय दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी या रामदेव जी या कोई लोग बोलते हैं कि घर में महिलाओं को कचरा पोंछा करने चाहिए, कई लोगों को बुरा लग जाता है। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और आसन के एग्जाम्पल से, आई मीन एंगल से देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि जब आप बैठ के पोछा लगाते हैं तो आपके नी, आपके छाती तक आते पूरा पेट दबता है, और बैक के मसल और हिप के पास के सभी मसल स्ट्रेच होते हैं। तो ये सब हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स है वो सब मजबूत होते हैं। हाँ, अगर ये प्रसन्नता से किया जाए तो एक्सरसाइज का भी बेनिफिट है और साथ साथ में एकाग्रता के भी बेनिफिट है। करना पड़े तो फिर मजदूरी है, राइट। अपना घर है, अपने घर को साफ करना वो परम चॉइस है। तो योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह, तो ये सब आपकी फिजिकल स्ट्रेटेजी में व्यायाम तक आएगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, शरीर फ्लेक्सिबल हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, आप रिलैक्सेशन महसूस करो जब चाहो, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेटेजी तक आपने काम कर लिया। फिर आती है अब मेंटल स्ट्रेटेजी। अब देखिए, जब मैं मेंटल स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मेंटल को फिजिक्स से अलग है, वो तो फिजिक्स ही है, पर हम उसको मेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें मन के अंदर काम करना है, और उसका एक पार्ट ब्रेन, वो तो शरीर का ही पार्ट है, तो वो कनेक्शन तो है ही। तो मेंटल में देखें
प्लानिंग सबसे पहला, स्ट्रेस ना हो इसके लिए पहले से एडवांस में प्लान कर लो। जिनको मल्टीपल टास्क करने की आदत है वो आदत को बदल डाले, सीक्वेंस में मल्टीपल टास्क करे, एक समय में एक टास्क, और जो टास्क बहुत लंबा हो उसके चंक बना दे। जैसे कि 8 चंक के अंदर एक काम पूरा होगा, तो एक चंक किया, फिर दूसरा काम ले लिया, फिर दूसरा चंक किया, फिर तीसरा काम ले लिया। ऐसे करके दिन में अलग अलग काम करते करते पहला जो सुबह से काम शुरू किया था उसके 8 के 8 चंक शाम तक पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे आप लंबे काम को भी कर सकते हो। तो काम के टुकड़े कर डालो। प्लानिंग समझ में आ गया? मैं मनन को खुश देखना चाहता हूं। मल्टीटास्क वाले 2 ही इस व्यक्ति है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, एक थे राखी बहन, एक थे मनन भाई। मल्टीटास्क, तो टास्क इन ए सीक्वेंस, डूइंग एब्सोल्युटली विथ एकाग्रता, दैट इज मल्टीटास्क। तो बाहर तो लैंग्वेज यही बोलेंगे, पर नाउ क्या होगा? आई एंजॉय मल्टीटास्किंग। प्रोग्राम योरसेल्फ दैट यू कैन एंजॉय मल्टीटास्क। बाकी के मल्टीटास्क डेलीगेट कर दो या फिर मशीन को सौंप दो, तो ये पैरेलल ही हो रहा है ऐसे। अब आता है प्रोएक्टिवनेस एंड प्रायोरिटीज। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मैनेज टाइम एंजॉय लाइफ नाम की एक मेरे पूरा 10 एपिसोड का वेबिनार हो चुका है। उसमें जीवन के चारों क्षेत्र, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एक में 3-3 सब डोमेन, 12 सब डोमेन के अंदर कैसे अपने टाइम को, लाइफ को मैनेज करना है, उसके वो एपिसोड है, तो आप उसको देख लीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। अब प्रोएक्टिवनेस क्या है? ગુજરાતીમાં છે ને સરસ કહેવત છે, આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ના બેસાય। તો ક્યારેક તો આગ લાગશે, तो पानी बाल्टी भरेली राखवी જોઈએ। अब घर में ऐसा नहीं करते क्योंकि घर में पानी की टंकियां होती है, लेकिन शॉप्स में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं कि नहीं? क्योंकि पहले से ही सोच रहे कि कभी आग लगेगी तो उसकी पहले से व्यवस्था है। तो 3 टाइप है, एक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव। जो नॉर्मल करते रहते रूटीनली, एक्टिव। किसी ने कुछ कहा और फिर करने लगे, रिएक्टिव। पहले से सोच के रखा कि कोई लोग तो कहेंगे। देखो एक बहुत मजेदार बात है, संदीप महेश्वरी कभी कभी बोलते हुए सुना है मैंने कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, राइट? मैं उसके बदले दस्तूर साहब वाला पसंद करता हूं। तो लोग क्या कहेंगे ने, लोग कशु कैसे, राइट? अथवा लोग शू कैसे, लोशुंक, लोगो लोगो शू कैसे गुजराती में, लोशुंक। पहले से ही चलो, लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, पहले से ही प्रिपेयर कर लो। ये है प्रोएक्टिवनेस। तो हर एक लड़की जो ब्याह के जाती है वो प्रोएक्टिवनेस में क्या करेगी, जो मेरी सिस्टर को मैंने सिखाया था। उनकी सास बड़ी मोटी, उनके होने वाले पतिदेव वो भी मध्यम मोटे, उनकी ननद डबल मोटी, और मैंने इनको प्रोएक्टिवनेस सिखाया कि भाई देखो, सास भी कभी बहू थी सीरियल तो तुमने देखी नहीं, लेकिन बड़ी तो हुई है तू यही सुन सुन के कि सास ऐसी होती है, तो मान के चल के सास ऐसी ही होती है। नाउ गेट प्रोएक्टिव, यू वांट टू एंजॉय दैट लाइफ, हाँ या ना? बोले हाँ। अगर सांस ऐसी है पहले से ही मान के रखा, तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या करना है, प्यार में इतना भिगो दो कि मौका ही ना बचे हेट्रेड करने का डे 1 से, और कमिटमेंट के साथ काम करो। तो अब स्थिति ऐसी है, मेरे घर आए तो वहां से ससुराल से रोती रोती आती है, फिर यहां से जाए ससुराल तो रोती रोती जाती है, क्योंकि दोनों जगह पे प्यार। उसने अपनी सास को गले लगा के कहा कि मम्मी देखो मैं फिट हूं, जिस घर में मैं ब्याह किया अब ये मेरा घर है, मेरा घर फिट होना ये मेरा धर्म है। आप जैसे खाना बनाते हो ऐसे तो मैं भी एक दिन पिपड़ा जैसी हो जाऊंगी। अब मैं होऊंगी नहीं और मैं आप लोगों को मेरे जैसे बना के छोड़ूंगी। तो अभी से बता देती हूं, मैं किचन में कुछ ना कुछ करूंगी, आपको तो पसंद नहीं आएगा।
तो पहले से मैं बता देता हूँ, मैं जो भी करूंगी ये केवल मेरे प्यार का एक्सप्रेशन है। आप डांटोगे तो भी करूंगी, नहीं डांटोगे तो भी करूंगी, मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो भी करूंगी, नहीं टांग अड़ाओगे तो भी करूंगी, लेकिन मैं तो ये करने वाली हूं क्योंकि अब ये घर मेरा है। आपने अभी तक इस घर को संभाला, अब मेरी जिम्मेदारी। अब बताइए, कोई अपनी सास को पहले ही सप्ताह में ये सब कह दे तो ये है प्रोएक्टिव स्टैंड। धीरे धीरे सब कुछ कम होता गया, फिर जिम आया, एक्सरसाइज आई, योगासन आया, सब कुछ आया घर में। लगे 2 साल, एकदम नहीं हो गया। वो 2 साल में हमने सब देखा, राइट? बेटी वाले हैं, सुना भी, पर क्योंकि मुझे अकेले को मालूम था। तो लेट्स कम बैक। मेंटल स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोएक्टिवनेस। मैंने प्रोएक्टिवनेस में से ये पूरा केस आपको कहा था कि शादी करके जाना है तो फिर नौकरी करनी है, तो नौकरी में स्ट्रेसेस आने वाले हैं, ये भी प्रोएक्टिवनेस से सोच सकते हैं। फिर होगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करते समय लॉजिक रखे। हम है ना इमोशनली गोल सेट कर देते हैं। जब इमोशनली सेट करते हैं और परिस्थिति तो सामने आ जाती है, वो लॉजिकली हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि गोल लॉजिकल नहीं है। तो गोल को लॉजिकल सेट करेंगे तो फिर स्थिति को लॉजिकली हैंडल कर पाएंगे। तो जो ओवरवेलमिंग का फीलिंग आता है ना, उसकी वजह ये है। अभी देखिए, किसको गोल कहेंगे? तो जो स्मार्ट क्राइटेरिया में आए वो गोल है। मैंने 2 ऐड कर दिया, ER, स्मार्टर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, एक्साइटिंग एंड रिकॉर्डेड। ऐसे क्राइटेरिया में से जो गुजरे वो सभी इच्छाएं गोल है, बाकी कोई गोल नहीं है जिसमें डेडलाइन ना हो। अभी तृप्ति के 102 kg वेट है, अभी वो ऐसा मुझे कहे कि पापा मुझे वेट कम करना है, तो ये इच्छा है। गोल किसको कहेंगे? 25 दिसंबर शाम को माई वेट इज 65 kg, दैट इज अ गोल। 25 दिसंबर डेडलाइन आ गई, वेरी स्पेसिफिक आंकड़ा है, अचीवेबल है, राइट? ऐसा मैं कहूँ 34 kg हो जाएगा, नो, इतना तो बोन का स्ट्रक्चर का वेट होगा, तो उसके ऊपर फैट चाहिए, मसल चाहिए। तो ऐसा लॉजिकली स्ट्रक्चर वे में गोल सेट करें तो वो गोल अचीव होंगे। फिर अपने जो रिसोर्सेस है, जितने भी हमारे रिसोर्सेस है उसको यूज करने हैं। दोस्तों, मैं 2 रिसोर्सेस की बात करूंगा। जूते अच्छे पहनिए, हो सके तो महंगे से महंगे, जिसके नीचे कुशन अच्छा हो और रबर का सोल हो, ताकि आप चलते समय कभी गिरो नहीं। हमारा शरीर का सबसे नीचा हिस्सा जो आपका 60-70 kg वेट उठाता है, हम चौंच वाले जूते पहनते हैं किसी को दिखाने के लिए। नो, गो फॉर बेटर शूज। शर्ट 10 साल एक चलाओगे तो चलेगा, पर शूज बेहतर होने चाहिए। यह है रिसोर्स नंबर 1। नंबर 2, तो आपके शरीर के अंदर जितने भी लगने वाली चीजें हैं, जैसे चश्मे, गो फॉर द बेस्ट बिकॉज योर आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मशीन यूज करते हैं तो जिसमें मिनिमम लाइट का ग्लेयर हो, ऐसा अल्टीमेट लैपटॉप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। मोबाइल भी बेस्ट में बेस्ट यूज कीजिए। मैं आईफोन नहीं बोल रहा हूं, आपको जो जरूरत हो वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। नहीं तो उसमें बहुत सारे झंझट है। तो ये सब अपनी सेवा है, ये रिसोर्सिस है। कार रिसोर्स है, फोन रिसोर्स है, व्हीकल रिसोर्स है। माथे पे नहीं चढ़ना, नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा। गाड़ी में धब्बा लगे, उसमें गोबा पड़ जाए, दिमाग में गोबा नहीं पड़ना चाहिए। इट इज अ रिसोर्स, यू आर नॉट कार। योर आइडेंटिटी इज नॉट गिवन बाय व्हाट यू कार यू आर यूजिंग। मेरी कार के ऊपर घर पे ही बंदर कूदा, अब बंदर के कूदने से बोनेट पर बड़ा गोबा हो गया, राइट? वो मुझे गैराज वाला क्या कहता है, सर एक बढ़िया आइडिया है, एक हथौड़ी और मार दो और इंश्योरेंस में इसको रख देते, पूरा बोनेट ही बदल डालेंगे। मैंने कहा जय हिंद, अपने को बोनेट नहीं बदलना, ये गोबा पड़ा है तो पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, मेरी गाड़ी तो चलती है ना। गाड़ी इंजन से चलती है, दिखावे से थोड़ी चलती है। तो दोस्तों, आपको मैं थोड़ा पागल भी लगूंगा, बट दैट्स ओके। मैंने ही मेरे पागलपन को इतने साल निभाया है, और मेरे एक पागल ने तुम्हारे जैसे बहुत पागल दोस्तों को जिंदगी में ले आया। तो पॉइंट ये है, अगर गाड़ी में गोबा पड़ा और आपका मूड आउट हो गया तो गाड़ी माथे पे चढ़ गई है। ये सब मैं मेंटल स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं। मेंटल स्ट्रेटेजी में रिसोर्सिस आपके प्रयोग के लिए। आपको बात पहुंच रही है? ये सब रिसोर्सिस है।
રિસોર્સફુલનેસ ઇઝ અ બિગર રિસોર્સ. 7/12ના ઉતારામાં નામને કારણે કેટલા ડખા થાય છે એ મારે તમને સમજાવવાની જરૂર નથી. લોકોના ઘરોમાં કેટલા બધા ઝઘડા થાય છે संपत्तिना बंटवारा, क्रिएट ट्रेमेंडस स्ट्रेस. तो दोस्तों रिसोर्स को यूज करें. और जहां से मैंने शिविर में अपना ये शिविर शुरू किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वहां ले चलता हूं. वहां क्या था? बी परफेक्ट बट डोंट बी परफेक्शनिस्ट. याद है बालाजी तांबे का आत्म संतुलन विलेज लोनावला का एपिसोड कि आप परफेक्ट बनिए लेकिन परफेक्शनिस्ट मत बनिए, क्योंकि मैं आग्रह रखता था कि सब लोग मेरे जैसे ही बने. वो असंभव है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं. तो अपने काम के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग करके परफेक्ट करिए, पर सब प्रोएक्टिव प्लानिंग करेंगे ऐसा नहीं होगा. माय पॉइंट वॉज જેટલા બી રિસોર્સિસ યુઝ કરીએ એ યુઝ કરો પોતાના માટે. રિસોર્સિસ માથા ઉપર ના ચડી જવા જોઈએ, નંબર 1. અને રિસોર્સિસનો ઓપ્ટિમમ યુઝ કરવાનો, એટલે સ્ટ્રેસ ના થાય. અનનેસેસરી સ્ટ્રેસ ઇન્વાઇટ જ નહીં કરવાનો. તો જે મેન્ટલ સ્ટ્રેટેજીસની અંદર આપણે રિસોર્સિસ યુઝ કરવાની વાત છે, પછી આવી બધી ખોટી વસ્તુ રિસોર્સિસ સાથે ઘૂસી ગયેલી છે. મારી પાસે આ ગાડી છે, સો વોટ, રાઈટ? આ જે રેસ છે એ પણ માથે ચડાય જેવું જ છે કે બીજાની આગળ આપણે ઇમ્પ્રેશન પાડી દીધી. તો એવી રીતે કરીએ તો થાય નહીં. હવે હું શ્વેતાંગનો એક ફની પ્રસંગ કહીને આજનો એપિસોડ પૂરો કરું છું. શ્વેતાંગનો જોખમ લેવા એવા લોકોના જો નામ લઉં છું તો બધાને ખબર છે ને, રાઈટ? મારે સ્ટુડિયો હતો. હું છે ને આ મેનેજમેન્ટ ટ્રેનિંગનું કામ શરૂ કરતા પહેલા મેં સ્ટુડિયોનો ધંધો કર્યો, એટલે ફોટા પાડવાનું કામ. તો એકવાર શ્વેતાંગ મારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યો, નવા નક્કોર અડીદાસ કે નાઇકીના બૂટ લીધેલા 11 સાઇઝના, અને મને કે પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો પાડી આપો. મેં હું પાડી આપું? તો મેં તો બધો કેમેરા ગોઠવ્યો, શ્વેતાંગ ગોઠવાઈ ગયો. પછી મને કે પણ શરત છે, 100ના 200 રૂપિયા લેજો, પણ બૂટ આવવા જોઈએ. મેં કીધું પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટામાં બૂટ ના આવે, એ કે મારે કશું સાંભળવું નથી, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો પાડો પણ બૂટ આવવા જોઈએ. તો મેં કીધું સારું, તો બૂટને માથા ઉપર મૂકી દો એટલે આવી જશે. શ્વેતાંગ આજની ઘડીને કાલનો દિવસ ભૂલી ગયો. તો મિત્રો ચલો આવજો. આપણે